नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जीएसटी कम होने से आम व्यक्तियों की रोजमर्रा के चीजों के दामों में आएगी कमी, कहा धर्मवीर सिंह। मतदाता सूचियों की चल रही है जांच पड़ताल। बीपीएल राशन कार्ड की बहाली को लेकर जनवादी महिला समिति ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। फसल अवशेष प्रबंधन पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। इंडस्ट्रियल एरिया लाइन क्षेत्र में 18 से 23 सितंबर तक बिजली रहेगी गुल। धान व बाजरे की सरकारी खरीद की मांग को लेकर किसानों ने दिया धरना। श्राद्ध अमावस्या के दिन गोवंश को बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने कसी कमर। अब खबरें विस्तार से। भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह ने व्यापारियों, उद्योगपतियों और मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में कमी करके आम जन को राहत देने का कार्य किया है। इस बदलाव से देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ेगी और 142 करोड़ जनसंख्या को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं व्यापारी संगठनों और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि केंद्रीय सरकार के द्वारा जीएसटी स्लैब को 28 से 18% और 12 से 5% करने से प्रत्येक वर्ग को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी बदलाव से आम जन की रोजमर्रा वस्तुओं की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि जीएसटी को लेकर लोगों में जो खुशी नजर आ रही है वो सचमुच उनके फायदे की चीज है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में जीएसटी की शुरुआत की गई थी। इससे 18% के हिसाब से टैक्स जीएसटी के दायरे में लाया गया था तथा एक देश एक टैक्स के नारे के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए जीएसटी की टैक्स व्यवस्था शुरू की गई थी। सरकार ने अब जिन रोजमर्रा की वस्तुओं पर 28% से 18% टैक्स किया है और जिन पर 12 से 5% टैक्स करने का कार्य किया है, सिर्फ लग्जरी व विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर 40% किया गया है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि नई टैक्स प्रणाली से सरकार की आर्थिक नीतियों को समझते हुए इन्हें अमल करने में लोग सहयोग करें। इस मौके पर उन्होंने जिले के विभिन्न व्यापारी संगठनों से बातचीत की तथा जीएसटी के सरलीकरण में सरकार का सहयोग देने की अपील की। वहीं बाढ़ राहत पैकेज के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हरियाणा की स्थिति हिमाचल प्रदेश व पंजाब से बेहतर है। जितना भी नुकसान हुआ है, हरियाणा का जो भी शेयर बनता है वह हरियाणा को मिलेगा। वहीं व्यापारी मीनू अग्रवाल व सीए एनडी गुप्ता ने बताया कि आम जन तथा व्यापारियों को सीधा लाभ होगा तथा रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दामों में कमी आएगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। कहीं कोई एक्साइज का नाम भी हो सकता है, कहीं कस्टम भी हो सकती है, कहीं सेस भी था, कहीं वेट भी था। कई जगह तो कोई एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी भी टैक्स ले लेती थी। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कई प्रकार की टैक्स कलेक्ट करने की व्यवस्था थी और वो टैक्स लोगों से इतना ज्यादा जाता था, लेकिन जब सरकारी खजाने में आता सारा जोड़ के तो उसकी मात्रा बहुत कम थी। इसका मतलब बिचौलिए संस्थाएं जितनी थी, स्टेट की थी या सेंटर की थी, जिसको हम अधिकारी ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, वो छोटी हो बड़ी हो, देश का पैसा तो गया, प्रदेश का गया, उत्पादक का गया और कंज्यूमर का भी गया। गया किसकी? कुछ जेब में चला गया। तब ये विचार आया कि क्यों नहीं एक ही प्रणाली बना ले। आपको याद है, फिर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बिल पास हुआ जिसको हम जीएसटी बोल देते हैं। और आप हैरान रह जाओगे, जो पैसा कई गुना ज्यादा जेब में जाता था वही पैसा देश के खजाने में, जिस पैसे से इस देश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, रेल का, सड़क का, जहाज का, यहाँ तक के डिफेंस का भी, यानी सारी चीजों में पैसा आपको, अगर डायरेक्ट टैक्सेस को देखोगे या इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखोगे तो लगभग 4 गुना पैसा सरकार के खजाने में आ गया। इसका मतलब
2014 से पहले जो पैसा इकट्ठा होता था वो ज्यादा जेब से निकलता, समय ज्यादा लगता, बिचौलिए खा जाते। वही 4 गुना पैसा ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये पॉलिसी बनाने के बाद, ये व्यवस्था करने के बाद आपके पास पैसा आ गया। शुरू शुरू में खूब लोगों ने कहा ये गलत है, गलत है, कोई इसको गुंडा टैक्स भी बोलने थे, कोई गब्बर टैक्स बोलने थे। आज वही लोग चुप हो गए कि अरे तो ठीक हो गया। शुरू शुरू में व्यापारियों को भी बहकाने की कोशिश करी गई, लेकिन सही मायने में आज उन सब के ऊपर टैक्सेस को कम करना, कई जगह जीरो, हेल्थ में भी जिसको जरूरत है, बीमारी पता नहीं क्या डाल की है, ऐसी ऐसी दवाइयों पर टैक्स जहां ज्यादा था वो कहीं जीरो भी कर लिया, कहीं 5% पे ले आए। यानी जैसे ही आप सुबह उठते हो, उठने के बाद अगर आपने खाना खाना है, कोई दूध की चीज लेनी है, दही खानी है, बाजार से खरीदनी है, उन चीजों के ऊपर सारी की सारी 90% जो आम आदमी की जरूरत है, स्कूल में भी बालक जा से कॉपी किताब पेंसिल लेगा, ऐसी चीजों के ऊपर के नहीं कोई टैक्स नहीं, ताकि एजुकेशन भी सस्ती हो, गरीब आदमी पढ़ ले। बीमार है तो हेल्थ में बहुत सी दवाइयां तो ऐसी हैं जिनको 0% कर दिया। बढ़ाया किसका, जो न्यू का मन तो ऐस करनी है, मेरे को तो पीछे ही कमी है कोई नहीं, बड़ी गाड़ी चाहिए मन तो, मैंने दूसरे डाल का सौदा भी चाहिए, और डाल का सौदा भी चाहिए, क्योंकि पैसा ज्यादा हो गया, खर्च नहीं करना। तू आ जा भाई, तू 40% दे दे, नहीं यानी तू 40 दे दे, तू ले ले तेरा, लेकिन जिसने जरूरत है वो पैदा होने वाली चीज से लेकर आगे तक उनके ऊपर टैक्स बिल्कुल कम से कम कर लिया। 90% से भी ज्यादा तो 5% में ले आई। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार जिला निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता सूचियों के वेरिफिकेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। इस बारे में इलेक्शन कानून को रामफल ने बताया कि 2003 व 2024 की मतदाता सूचियों के आंकड़ों की बीएलओज के द्वारा तुलनात्मक जांच की जा रही है। भिवानी में पहले 110 बूथ थे जो अब बढ़कर 143 हो चुके हैं। मतदाता सूची के प्रति मतदाताओं की भ्रांतियों को दूर करने के लिए सूची वेरिफिकेशन की जा रही है। डीसी साहिल गुप्ता के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदाता की गहन जांच का काम किया जा रहा है। इस बारे में डीसी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं सहायक पंजीयन अधिकारियों से विचार विमर्श भी किया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में शीघ्र ही विशेष गहन पुनः निरीक्षण संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के दिशानुसार 18 से 20 आयु वर्ग के मतदाताओं के नाम व रिश्तों की जांच की जाएगी। चुनाव कानूनगो रामफल ने बताया कि मतदाता सूचियों की जांच का कार्य चल रहा है। पड़ताल के लिए सभी बीएलओज को बुलाया गया है। सर, मेरा नाम रामफल, इलेक्शन कानूनगो, स्थान भिवानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का इंचार्ज। आज हमारे यहाँ बीएलओ जो सुपरवाइजरी इसलिए बुलाया गया है, भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार हमारी 2002 की मतदाता सूची और 2024 की मतदाता सूची का वेरिफिकेशन का काम चला हुआ है, ताकि हम ये देख सकते हैं कि 2002 में जितने मतदाता थे वो हमारे 2024 की मतदाता सूची में कितने प्रतिशत वोट है। क्योंकि हो सकता है वो जो 2002 की मतदाता सूची में कुछ वोट थे वो एक्सपायर हो गए, कुछ शिफ्टेड हो गए। तो हम केवल उनकी जांच पड़ताल करने के लिए सभी बीएलओज को यहाँ बिठा के वो काम करवा रहे हैं। क्योंकि पहले हमारे भिवानी के अंदर 110 बूथ शहर के थे जो कि बढ़कर 143 हो चुके। विधानसभा की बात करें तो हमारे पहले विधानसभा में 164 बूथ थे, आज हमारे 227 बूथ हैं, ताकि इस मतदाता सूची का मिलान करके हम बिल्कुल साफ सुथरी मतदाता सूची बना सकें। त्योहारी सीजन पर गरीबों को अतिरिक्त राशन देने और काटे गए बीपीएल राशन कार्डों की बहाली की मांग को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त साहिल गुप्ता से मिला। जिला प्रधान विमला घनघस और सचिव अनुराधा आदि ने सरकार से गरीबों को अतिरिक्त राशन देने की मांग की और कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। इस संबंध में उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के आह्वान पर खुले दरबार में जिला उपायुक्त के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। महिला समिति की जिला प्रधान विमला घनघस ने कहा कि दशहरा और दिवाली नजदीक है। त्योहारों के समय को हर परिवार खुशी और उत्साह के साथ मनाना चाहता है।
परंतु गरीब परिवारों के लिए यह बेहद मुश्किल समय होता है। एक तरफ लगातार बढ़ती महंगाई से खाने पीने की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, दूसरी तरफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सिकोड़ा जा रहा है। पिछले दिनों लाखों परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड काट दिए गए, जिनमें बहुत से प्रभावित परिवार काफी गरीब हैं। फैमिली आईडी में इतना फर्जीवाड़ा है कि परिवारों की आमदनी अनाप शनाप दिखाई हुई है। फैमिली आईडी बार बार चक्कर काटने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है। जनवादी महिला समिति ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो संगठन को बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हाँ जी, मेरा नाम विमला खनगस है। जनवादी महिला समिति की जिला की प्रधान हूँ मैं यहाँ भिवानी में। और आज का जो हमारा ये ज्ञापन देने का जो है, इसी के माध्यम से मुख्यमंत्री वो है जो अपने राशन डिपो के अंदर हमारी जो गरीब परिवार में लोगों को राशन उस रूप में नहीं मिल रहा, और आने वाले जो त्योहार है, दशहरा है, दीपावली के मौके पर उन परिवारों के अंदर भी खुशी हो, अच्छे से राशन मिले, उनको भी फैमिली आईडी उनकी नहीं कटी हुई है, उनको तुरंत प्रभाव से कैंप लगाकर गाँव में, शहर के अंदर तुरंत उसको ठीक किया जाए। और जो राशन डिपो पे है, सूजी है, घी है, तेल है, सरसों का तेल है, वो नहीं उपलब्ध हो रहा है, वो उपलब्ध करा जाए। मसाले आदि भी राशन डिपो के माध्यम से दिए जाए। कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में फसल अवशेष प्रबंधन विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस बारे में प्रशिक्षण संयोजक डॉक्टर करिश्मा नंदा ने बताया कि शिविर में विषय विशेषज्ञों के द्वारा किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान की जा रही है, ताकि पराली जलाने व उससे बढ़ने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके। प्रशिक्षण के पहले दिन विभिन्न गांवों के 25 किसानों ने भाग लिया। अवशेष प्रबंधन पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर करिश्मा नंदा द्वारा प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। फसल अवशेष प्रबंधन पर किसानों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। ट्रेनिंग में पराली जलाने से किसानों में होने वाले नुकसान, पराली के विभिन्न उत्पाद तैयार करने की जानकारी के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण में खरक कला, नाथवास, सुरपुरा, नीताथल, तालू, प्रेमनगर, तिगड़ाना, घुसकानी, बलियाली, बापुड़ा, सुई व धनाना आदि के 25 किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न विशेषज्ञों ने किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के टिकाऊ और पर्यावरण हितैषी तरीकों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों से अपील की कि वे पराली जलाने की परंपरा को छोड़कर इन आधुनिक तकनीकों को अपनाएं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। जी, मेरा नाम कैलाश शर्मा है। मैं किसान हूँ। मेरा गांव बड़ियाली है और मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी में 5 दिवसीय पराली प्रशिक्षण के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ पे डॉक्टर ने जानकारी लेके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के डॉक्टर इतने बढ़िया जानकारी देते हैं अच्छी तरह से कि किसान का लोकल भाषा में पेटा भर जाए। अब देखते हैं, बताते हैं कैसे प्रबंध करो। सरकार सब्सिडी भी दे रही है, योजना बता रहे हैं वो, वैसे पैसे इतने मिलेंगे, इसके इतने मिलेंगे। वो भी डॉक्टर मुरारी है, डॉक्टर करिश्मा है, डॉक्टर गुलाब सिंह है, इतनी किसान के लिए पूरे किसानी तैसी है, पूरे मतलब पूरा सहयोग है फार्मर के लिए है। वो स्पेशल फार्मर को फायदा उतना ही अच्छा है, इनको चाहिए फार्मर के लिए। बहुत जानकारी दे रहे हैं। मैं तो यहाँ हर बार आता हूँ, प्रशिक्षण हर साल होता है और मैं हर बार आता हूँ, वो प्रशिक्षण में छोड़ता नहीं। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छी जानकारी दे रहे हैं बिल्कुल। और ये भी है बहुत समस्या होती है तो कौन के समाधान है। एक वर्ष ग्रुप बना रखा है डॉक्टर साहब ने, उस पर डाल देते हैं वो, भाई किसी समस्या एरिया में समस्या ये आ रही तो आप ये कीजिए, सबको जानकारी दे देते हैं वो। सबसे पहले तो मैं आपको अच्छे से बताना चाहूंगी कि किस तरह से ये ट्रेनिंग कराई जा रही है और कौन इसको चला रहा है ट्रेनिंग को। एक्चुअली ये 2018 से हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में फसल अवशेष प्रबंधन पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके तहत हर साल हमें एक्टिविटीज करनी होती है। तो उनमें से एक एक्टिविटी ये भी है कि हमें कुछ किसानों को प्रशिक्षण देना होता है। 2 या 3 ट्रेनिंग हर साल आती है। तो इस साल 2 ट्रेनिंग आई है, जिनमें से एक ट्रेनिंग 15 से 19 सितंबर तक चल रही है, जिसका समापन कल हो जाएगा। और जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है वो हम 6 अक्टूबर से शुरू कराने वाले हैं। तो जो भी किसान इंटरेस्टेड हैं वो अपना नाम कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी में आके लिखवा सकते हैं। तो इस ट्रेनिंग में जो फसल अवशेष प्रबंधन पर जो ट्रेनिंग होनी है, उसमें हम फार्मर्स को बताते हैं कि किस तरह से वो अपने पराली का प्रबंधन कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, इन सीटू से, एक्स सीटू से, मशीनरी से या बायोडिकम्पोजर टेक्नोलॉजी से, अलग अलग जो भी तरीके हैं
इसमें आपके 20 लेक्चर्स होते हैं और 5 दिन की ये ट्रेनिंग होती है। हर दिन आपका 4 लेक्चर्स होते हैं और 25 पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। 25 किसानों को हम ये प्रशिक्षण देते हैं। इसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन भी लगवाते हैं, यानी कि आपको हम वीट सीड देंगे, बुक्स भी देंगे आपको इससे रिलेटेड। तो काफ़ी अच्छी ये ट्रेनिंग रहती है और फार्मर्स को इससे पता चलता है कि जो पराली होती है, यूजुअली तो उसका कोई यूज़ नहीं करते हम, या तो फार्मर्स उसको जला देते हैं या मतलब या फार्मर्स उसको एनिमल्स को खिला देते हैं, बट असल में वो पराली जो है उसके विभिन्न तरीकों से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम ट्रेनिंग में बताते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा भिवानी हांसी राष्ट्रीय राजमार्ग के 4 लेन निर्माण के चलते बिजली विभाग द्वारा पुराने खंभों के स्थान पर नए खंभे लगाने का कार्य किया जा रहा है। इस बारे में बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता विनोद पूनिया ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के 132 केवी सब स्टेशन को शट डाउन किया गया है। इस कारण औद्योगिक सेक्टर 21, 26 और आसपास के क्षेत्रों में 23 सितंबर तक सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत नई विद्युत लाइनों के खंभे खड़े करने व पुरानी लाइनों के खंभों को हटाने का कार्य किया जाना है। बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता विनोद पुनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शटडाउन के दौरान 132 केवी उपकेंद्र इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़े क्षेत्र प्रभावित रहेंगे, जिनमें ग्रामीण व शहरी क्षेत्र क्रमशः नाथवास, कालवास, शहर में बजरंगबली कॉलोनी, अग्रसेन कॉलोनी, राष्ट्रीय विहार, रविदास रोड, लाल मस्जिद क्षेत्र, जैन चौक, डोबी तालाब, बिचला बाजार, कपड़ा बाजार, मस्तों वाली गली, खारी कुई, श्याम मंदिर गली, डोबी वाटर बूस्टर, दादरी गेट, बावड़ी गेट, कमला नगर, प्रीत विहार, बैंक कॉलोनी और सेक्टर 21 औद्योगिक क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में गांव पालुवास, शहरों में कमला कॉलोनी, न्यू विद्यानगर शहरी क्षेत्र, सेक्टर 26 के औद्योगिक क्षेत्र, डिफेंस कॉलोनी और केंद्रीय विद्यालय और पालवास मोड़, हरिपुर औद्योगिक क्षेत्र आदि में बिजली बाधित रहेगी। ये हमारा एक जो है भिवानी और हांसी रोड का काम चल रहा है, जिसपे कि हमारा जो है रोहतक रोड से लेके और जो है तिगराना मोड़ तक जो बाईपास बन रहा है, उस पे हमारी 2 जगह से 132 केवी जो लाइन है, बड़ी पावर लाइन जो है, वो उसकी हाइट कम हो गई है पुल बनने के कारण से, तो उसकी हाइट रेजिंग का काम और जो उसके अलावा कंडक्टर का काम, हमारा कुछ पोल का काम होना है, जिसके कारण से हमारा जो है 132 केवी इंडस्ट्रियल एरिया और 33 केवी इंडस्ट्रियल एरिया 2 पावर हाउस बंद रहेंगे, क्योंकि कोई अल्टरनेट सोर्स ना होने के कारण से ये दोनों हम इस पे जो है रोज जो है करीबन 12 घंटे, सुबह 8-11 घंटे, सुबह 8 से लेके शाम को 7 बजे तक 18 तारीख से लेके और 23 तारीख तक 6 दिन हम इस पे शटडाउन लेंगे। तो मेरी सभी आप लोगों से अपील है कि भी इसको हमारा इसमें सहयोग करें और इसमें जो है हमारी पूरे 11 घंटे पूरे दिन जो है हमारी सप्लाई बंद रहेगी, जिसमें कि मेरे इसमें इंडस्ट्रियल फीडर हैं करीबन 15 जो हैं इंडस्ट्रीज एरिया के हैं, जो इंडिपेंडेंट, या 7 ऐसी लाइनें हैं जो कि इंडस्ट्रियल एरिया को फीड करेंगी, और कुछ करीबन 6 घरेलू हैं जो घरेलू हमारे उपभोक्ता हैं जो भिवानी के उसको करेंगी, और 2 लाइनें हमारी ऐसी हैं जो गांव को फीड करेंगी। तो उसमें मोटा मोटी हमारा जो अगर मेन एरिया बात करेंगे तो उसमें हमारा जैसे बजरंगबली कॉलोनी है, अग्रसेन कॉलोनी है, राजश्री विहार है, रविंदर दास रोड है, लाल मस्जिद क्षेत्र है, जैन चौक, डोबी तालाब, बिचला बाजार, कपड़ा बाजार, मस्ताना गली, खारा कुई, श्याम मंदिर गली, डोबी वाटर वर्क्स जो बूस्टर है, दादरी गेट, बावड़ी गेट, रोहतक गेट से आशाराम गेट तक का लोहार बाजार, और नेहरू रोड, ढाणा रोड, कोट रोड, कमला नगर, प्रीत विहार, बावड़ी गेट से दादरी गेट, बैंक कॉलोनी, मियाँ बाईपास, मिनी बाईपास जो रोहतक पे है, राम चौक, मिनी बाईपास क्षेत्र, शांति नगर, कोंट रोड, ढाणा रोड, 33 फुट रोड जो है, विकास नगर, कीर्ति नगर, सब्जी मंडी, एमसी कॉलोनी, और विकास नगर का डिस्पोजल जो है जी, भारत नगर, न्यू भारत नगर, रोहतक रोड क्षेत्र जो है, और सेक्टर 21 के जो औद्योगिक इकाइयां हैं, सेक्टर 26 की जो औद्योगिक इकाइयां जो सेक्टर का एरिया है, और उसके अलावा डिफेंस कॉलोनी, नमल प्याऊ जो है, रोहतक रोड है, और उसके बाद पालूवास, हरिपुर, काफी एरिया जो है हमारा इसमें जो है बंद रहेगा।
और इसके लिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि जो है हमारा सहयोग करके हमारा इसमें वो करें, क्योंकि ये एक बहुत ही जरूरी काम है जिसके लिए हमें शटडाउन लेना पड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के जिला अध्यक्ष राकेश आर्य के नेतृत्व में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए किसानों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने धान और बाजरे की खरीद शुरू नहीं की तो वे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जिला अध्यक्ष आर्य ने बताया कि बारिश के कारण किसानों की अधिकतर फसलें बर्बाद हो चुकी है, थोड़ी बहुत बची है तो सरकार उसे खरीद नहीं रही है। इस संबंध में उन्होंने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के जिला अध्यक्ष राकेश आर्य के नेतृत्व में किसानों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया तथा जल्द से जल्द धान व बाजरे की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग उठाई। जिला अध्यक्ष राकेश आर्य ने कहा कि थोड़ी बहुत फसल बच गई है, उसे भी सरकार द्वारा नहीं खरीदा जा रहा है। इस स्थिति ने किसानों को घोर संकट में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सरकारी खरीद शुरू न किए जाने से किसानों के समक्ष भरण पोषण व कर्ज उतारने का भारी संकट पैदा हो गया है। ऐसे में यदि सरकार तुरंत खरीद शुरू नहीं करती है तो उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की उदासीनता से किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। किसानों ने साफ शब्दों में कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे। आज जो ये प्रदर्शन है, ये बाजरे और धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने के लिए प्रदर्शन किया गया है। और पिछली 10 तारीख को हम सीएम साहब से मिले थे। माजी किसानों के बिना प्रदर्शन करे आप 15 तारीख से आप ये खरीद शुरू करवा दो। और सीएम साहब ने इस पर कहा था ठीक है, हम विचार विमर्श करके और 15 तक खरीद शुरू करवा देंगे। परंतु सीएम साहब अपने वादे पर खरे नहीं उतरे, मजबूरीवश हमें प्रदर्शन करना पड़ा। और आजकल एक किसान इतना व्यस्त होता है कि उसके पास एक मिनट का भी समय नहीं होता, और फिर भी बेचारा अपना प्रदर्शन करने के लिए, सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। या तो सरकार इस मांग को मान ले, नहीं तो हम आगे रोड जाम करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। सरकारी रेट 2775 है, और अब जो मंडी में बाजरा आ रहा है वो 1800 से 2200 के बीच में बिक रहा है। ये बाजरे खरीद के लिए दिया गया है। कहीं पानी भरा है, कितने पानी ने मार दिए। ये बाजरा थोड़ा मोटा हुआ है, उसमें सरकार नहीं खरीद रही, तो ये खरीद का खातिर किसान उमरे पड़े हैं। तो इस बात के लिए ज्ञापन दे रहे है कि 27-28 है और कित 18,000 रुपया का सीधा प्रकार है। हम तो ये करते हैं भाई, सरकारी रेट है वो हमें जायज मिलना चाहिए, और हमारी फसल की खरीद होनी चाहिए, और पानी भराव हो उसका भी देखभाल करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन गोवंश को बचाने के लिए पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। पशुपालन विभाग के उपमंडल अधिकारी राजेश जाखड़ ने श्री ट्रस्ट गौशाला में गोवंश के लिए उपलब्ध करवाई जा रही चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सरकार के आदेश अनुसार गोवंश को बचाने के लिए 7 टीमों का गठन किया गया है। डॉक्टर विजय सनसनवाल को सभी टीमों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं उन्होंने लोगों से श्राद्ध पक्ष में गोवंश को तला हुआ भोजन नहीं खिलाने और पितरों के लिए निकाले गए गोग्रास को गौशालाओं में भेजने की अपील की। 21 सितंबर को श्राद्ध अमावस्या के दिन गोवंश को बचाने के लिए उपमंडल अधिकारी डॉक्टर राजेश जाखड़ ने बताया कि पशुपालन विभाग की टीम बीमार गोवंश का उपचार करेगी। विभाग ने पशु चिकित्सकों के नेतृत्व में उपचार के लिए टीमों का गठन किया गया है। 21 से 23 सितंबर तक 16 पशु चिकित्सक, 32 VLDA, 48 पशु परिचर दिन रात बीमार गोवंश का उपचार करेंगे। उन्होंने बताया कि 21 सितंबर को डॉक्टर सोनू व डॉक्टर मनीषा की टीम 4 VLD व 6 पशु परिचर के साथ सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक पशुओं के उपचार के लिए गौशाला में तैयार रहेंगी। दूसरी टीम में डॉक्टर विजय सनसनवाल व डॉक्टर जितेंद्र के नेतृत्व में 4 VLDA व 4 पशु परिचर के साथ शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक उपचार करेंगे। वहीं तीसरी टीम डॉक्टर हरिओम व डॉक्टर नरेंद्र के नेतृत्व में 4 VLD, 6 पशु परिचर 22 सितंबर को रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक उपचार करेंगी। टीम नंबर 4 में डॉक्टर सुधीर व डॉक्टर जॉनी के नेतृत्व में 22 सितंबर को सुबह 8 बजे से 4 बजे तक उपचार करने का कार्य करेंगी। वहीं टीम नंबर 5 डॉक्टर मनोज व विशाल के नेतृत्व में साय 4 बजे से रात 12 बजे तक उपचार का जिम्मा संभालेंगे। इसी तरह से टीम नंबर 6 डॉक्टर संजीव व डॉक्टर निमन
व 7 नंबर टीम में डॉक्टर सुरेंद्र व डॉक्टर नरेश चिकित्सा का जिम्मा संभालेंगे। वहीं डॉक्टर विजय सनसनवाल को इन सभी टीमों का नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, जो उन्हें हर संभव मदद करेंगे। डॉक्टर विजय सनसनवाल ने लोगों से अपील की है कि वे गौवंश को बचाने में हमारा सहयोग करें, तली हुई चीजें गायों को न खिलाएं और पितृदान गौशाला में रखे हुए ड्रमों में ही डालें। भिवानी वासियों से एक अपील है कि जो श्राद्ध की मास जो आ रही है रविवार को 21 तारीख को है, तो इस दिन जो है ज्यादा दिक्कतें गायों को आती है, लोगों ओवरडोज रहती है। खाना पीना एक गाय को इतनी चीज को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, और जो है सड़क पे मात्रा में गाय कम है, लोग देते ज्यादा है। इसलिए आमतौर पे एक गऊ 2 किलो से ऊपर का अगर भोजन उनको मिल जाता है तो उनके फूड पॉइजनिंग और सिस्टम आते हैं, उसके लिए भी बड़ी मुश्किलें आती हैं। आई साल पिछले कई वर्षों से दूसरा ऐसे जो गऊ हो जाती है तकलीफ में, उनके लिए पशुपालन विभाग द्वारा टीम छोड़ दी जाती है, उनकी वो भी देख रेख करते हैं। हमने अपना भी स्टाफ रखा हुआ है, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर मोहनलाल जी की नेतृत्व में यहाँ सारा काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर भी आई वर्ष कुछ न कुछ मिस सैम्पलिंग होती है, तो मेरा सभी भिवानी वासियों से मन निवेदन है कि वे गौओं को सड़क पे घूमने वाले लोगों को नहीं डाले, अपने पास जो भी गौशाला लगती हो उसमें आके वो अपने पितरों का जो करते हम वहां उनको गौओं को दे। देखिए, अश्विन मास के में श्राद्ध की अमावस्या पड़ती है और इस साल जो है 21 सितंबर को संडे को है। तो मैं ये डिपार्टमेंट पशुपालन विभाग की तरफ से डॉक्टर रविंद्र शेरावत, डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री ने अपनी 8 टीमें गठित की हैं और मेडिसिन की तरफ से भी पूरा इंतजाम कर लिया गया है। फिर भी मैं पब्लिक से, आम पब्लिक से, जनता से अपील करूंगा कि श्राद्ध अमावस्या पर जो लिमिट में संख्या कम होती है मोहल्लों के अंदर, आसपास में शहर के अंदर, तो वहाँ रोटियां सैकड़ों में दी जाती है, वो थोड़ा लिमिट में दे, या फिर वहाँ न देकर जो गौशालाएं आसपास पड़ती है वहाँ एक एक गाय को दी जा सकती है, क्योंकि इसके रूमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम, ओमेजम ये 4 पार्ट होते हैं गोवंश के, गाय के, और उसमें पहले क्या करता है कि स्टोर करता है रूमेन में, वहाँ फर्मेंटेशन होगी, 2 से 3 किलो ऊपर ज्यादा खाना खाया जाता है तो वो फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाता है, तो वो फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है, टॉक्सिन या ब्लड में इन्फेक्शन जाती है और डेथ का कारण बनता है वो। तो हम कोशिश करेंगे 100% जो गोवंश न डेथ हो उसकी, और आप से भी अपील है, आप आम पब्लिक से, कि ये इस तरह की समस्याएं पैदा ना हो, तो आप नज़दीक जो भी गौशाला आपके लगती है वहाँ आप ये श्राद्ध की अमावस्या का जो खाना है वो वहाँ दे सकते हैं। और गौशाला ने पूरा इंतजाम किया हुआ है, अलग अलग जो ड्रम के अंदर रखा जाएगा वो फिर हम बांट देते हैं, यहाँ स्टाफ को लगाकर एक एक गाय को खाना दिया जाता है। तो सर क्या उपचार करना चाहिए। और अब चलते चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे देश ने भाव विभोर होकर उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उनका व्यक्तित्व हर वर्ग के लिए प्रेरणादायक है, खास तौर पर जैन जेड के लिए। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का शुभारंभ करके शुभकामनाएं दी। मोदी देश के लिए हर नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, इसलिए उनके जन्मदिन पर देश भर में स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान शिविर आयोजित हुए। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की शपथ भी दिलाई गई। मोदी के नेतृत्व में मातृत्व के गुण हैं, इसलिए माताओं और बहनों के स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रहा है। मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने देश भर में वृक्षारोपण, स्वच्छता और सेवा पखवाड़े की शुरुआत की। 2 अक्टूबर तक देश भर में भाजपा कार्यकर्ता विभिन्न तरह से देशवासियों की सेवा करेंगे। कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा कार्यक्रम के तहत मोदी और नायब सरकार की नीतियों का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचाया जाएगा। धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया और स्वयं को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया है। इतना ही नहीं,
इस शिखर पर उन्होंने स्वयं को मेंटेन भी किया है। कहा है कि रामायण की चौपाई समेटी समेटी जल भरई तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। मोदी हर अच्छी बात और ज्ञान को अपनाते हैं, हर नई तकनीक को अपनाते हैं। मोदी किसी कार्य को और बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेरित करते हैं। जेन एक्स हो, जेन मिलेनियन हो या अब जेन जेड हो, सभी के लिए उनका व्यक्तित्व प्रेरक है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जीएसटी कम होने से आम व्यक्तियों की रोजमर्रा के चीजों के दामों में आएगी कमी, कहा धर्मवीर सिंह। मतदाता सूचियों की चल रही है जांच पड़ताल। बीपीएल राशन कार्ड की बहाली को लेकर जनवादी महिला समिति ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। फसल अवशेष प्रबंधन पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। इंडस्ट्रियल एरिया लाइन क्षेत्र में 18 से 23 सितंबर तक बिजली रहेगी गुल। धान व बाजरे की सरकारी खरीद की मांग को लेकर किसानों ने दिया धरना। श्राद्ध अमावस्या के दिन गोवंश को बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने कसी कमर। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।